हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो G20 समिट से जुड़ा हुआ है और भारत के हित भी इससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जो G20 का जितना पार्ट है आज के टॉपिक का, उसे हम पेपर 2 में रखेंगे, जबकि इसके आगे वाला पार्ट वो GS पेपर 3 से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सेशन रहेगा। तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल आने वाली जो 21 से 22 नवंबर है उसमें G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो इस बार सऊदी अरब करेगा। और सऊदी अरब ऐसी पहली अरब कंट्री होगी जो इस समूह की अध्यक्षता करेगी। हालांकि इस बीच भारत की अध्यक्षता की भी बात चल रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि 2022 में भारत G20 समिट की अध्यक्षता करेगा और इसीलिए पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कार्बन क्रेडिट और कार्बन कैप्चर की यूटिलाइजेशन की टेक्निक्स को बढ़ावा देने वाली जो टेक्निक्स हैं उन पर फोकस करना ज़रूरी है। अब अगर हम G20 की बात करें तो G20 दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख संगठन है और इसकी संरचना को इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो शामिल देश हैं, इसमें G7 के जो 7 देश हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा रशिया शामिल है, इसमें रूस, और ये मिलाकर 8 देश हो गए। और इसके अलावा क्योंकि इसमें कुल मिला के 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है, और तो इन 8 देश के अलावा जो 11 देश हैं वो ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, सऊदी अरब, ये सारे इसमें देश शामिल हैं। यानी कि कुल 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। और चूँकि जो 2020 का समिट है ये वर्चुअल समिट होगा कोरोना महामारी की वजह से, और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। और अगर इसकी थीम की बात करें, विषय की, तो इस बार की जो थीम है वो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये इस बार के समिट की थीम रखी गई है। और अगर इसके एजेंडे की बात करें, समूह के एजेंडे की, तो ये 3 लक्ष्यों पर फोकस करता है। ये 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं? लोगों को सशक्त करना, इनमें खासकर महिलाएं और जो युवा हैं उनके साथ साथ सभी लोगों के लिए जीवन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराना, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का सही तरीके से विकास कर सकें। और दूसरा, पृथ्वी ग्रह की रक्षा करना, यानी कि सभी के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा करना। और इसके तहत जो G20 के देश हैं वो कार्बन सर्कुलर इकॉनमी की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। कार्बन सर्कुलर इकॉनमी पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी इस टॉपिक पर। इसके अलावा जो इसका तीसरा लक्ष्य है, नए तरीकों को आकार देना, यानी कि नवाचार के लाभों का जो सदुपयोग है उसके लिए दीर्घकालिक और नवीन रणनीतियां अपनाना। ये इसके 3 एजेंडे हैं। अगर हम इस समिट में भारत की जो 2022 में जो भारत अध्यक्षता करेगा उसकी अध्यक्षता के मायने देखें भारत की, तो दरअसल जो 2022 है, 2022 में इसकी अध्यक्षता इटली करने वाला था, लेकिन भारत ने इसके लिए इटली से अनुरोध किया क्योंकि 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है और भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा कि वो 2021 की जगह 2022 में इसकी अध्यक्षता करे, इतने बड़े समूह की अध्यक्षता करे, और जिसे इटली और बाकी सदस्यों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो भारत की जो इसकी अध्यक्षता के मायने हैं उसको लेकर जो जानकार हैं उनका मानना है कि जो इसमें शामिल देश हैं, जो G20 ग्रुप में जो शामिल देश हैं, अगर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मिला दिया जाए तो उसको मिलाने पर ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट के 90% के आसपास हो जाएगा वो, जबकि कुल विश्व व्यापार का 80% होगा। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इन देशों की जो पॉपुलेशन है वो विश्व की 2/3 पॉपुलेशन इन देशों में निवास करती है। और इसके साथ साथ जाहिर है क्योंकि इस समूह में विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, तो भारत के पास, जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा तो जाहिर है वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ेगा। और इसके अलावा जो ख़ास बात है कि जब भी इस समूह की कोई राष्ट्र अध्यक्षता करता है जिस साल, तो उस साल का जो इस समूह का वार्षिक एजेंडा होता है वो वही राष्ट्र अध्यक्ष तय करता है। तो भारत के पास मौका होगा कि वो वैश्विक आर्थिक शासन एजेंडा पर फोकस करके उसे समावेशी बनाने का प्रयास करे। और इसके अलावा जो ये सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं
उनको जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने और कार्बन क्रेडिट आदि पर मिलकर काम करने के लिए जो एजेंडा है उसके तहत प्रेरित कर सकता है भारत। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने भारत जब अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करेगा तो जाहिर है वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक बौद्धिक संपदा का जो नेतृत्व करके भारत अपना जो लीडरशिप है उसको जाहिर कर सकता है। और इसके अलावा भारत अपने बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है। और अगर देखा जाए तो भारत का भू राजनीति में तो महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भू आर्थिकी में उसका कद इतना बड़ा नहीं है। तो भारत के पास ये सुनहरा मौका होगा कि वो भू आर्थिकी में भी आगे बढ़ने का मौका पा सके। और इसके अलावा WTO, IMF और विश्व बैंक में अपने और विकासशील देशों के जो हित हैं उनको साधने में भी भारत जो है अपनी प्रभावशीलता बढ़ा सकता है। भारत की इसमें प्रभावशीलता का इजाफा होगा। अब अगर बात करें हम कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी की, जो टर्म हमने अभी पढ़ी यानी CCE, तो दरअसल इस बार जो सभी देश हैं इस समिट में वो कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। और इस दौरान एनर्जी सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप यानी ESWG का भी CCE यानी कि कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन क्रेडिट और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया था उसने। और अगर ESWG की बैठक की बात करें तो इसकी पहली बैठक मार्च 2020 में आयोजित हुई थी, जो कि सऊदी अरब ने ही की थी और ये G20 समिट के मद्देनज़र की गई थी। और इस बैठक में अधिक स्वच्छ और सतत ऊर्जा प्रणाली, वहनीय ऊर्जा तक सभी की पहुंच, अधिक सुरक्षित ऊर्जा बाजार और ऊर्जा बाजार स्थिरता पर चर्चा की गई थी। और इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि जो पेरिस एग्रीमेंट में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो लक्ष्य घोषित किए गए थे उनको प्राप्त करने में भी जो कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी है क्या? असल में कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी से ही निकला एक कॉन्सेप्ट है और ये एक फ्रेमवर्क के तौर पर काम करता है जो बताता है कि कार्बन के उपयोग को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो इस सदी के उत्तरार्ध में कार्बन बैलेंस और नेट ज़ीरो एमिशन प्राप्त करना है। अब हम कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा लीनियर इकोनॉमी को भी समझ लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी रहे। दरअसल लीनियर इकोनॉमी में संसाधनों के मामले में टेक, मेक और वेस्ट के कॉन्सेप्ट पर जो है वो जोर होता है। टेक मेक का जो कॉन्सेप्ट है, दरअसल इस कॉन्सेप्ट में लीनियर इकोनॉमी में जो कच्चा माल है उसको प्राप्त किया जाता है और फिर उनको उत्पादों में बदला जाता है। कच्चा माल प्राप्त करके उत्पादों में बदला जाता है और उन उत्पादों को तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि फाइनली वो वेस्ट के रूप में डिस्कार्ड नहीं कर दिए जाते। ये अब अगर जैसे हम कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे तो इसमें 4 R पर फोकस किया जाता है। हमने वो लीनियर इकोनॉमी देखा, उसमें 3 पर फोकस होता है, टेक, मेक और वेस्ट पर। और कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी में 4 R पर फोकस होता है। 4 R कौन से होते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिमूव। अगर इन चारों को देखें तो ये चारों ये है रिड्यूस, रिसाइकल, रिमूव और रीयूज। रिड्यूस में क्या होता है? फ्यूजिटिव कार्बन की मात्रा को कम करना और कुछ इस तरह प्रबंधित करना कि कार्बन बैलेंस और नेट जीरो एमिशन हासिल हो सके। और रिसाइकल में क्या होता है कि प्राकृतिक कार्बन चक्र या लिविंग कार्बन, जिसमें वायुमंडल में मौजूद कार्बन को बायोमास में बदला जा सके जिससे बाद में जैव ऊर्जा बने। और रिमूव में हाइड्रोकार्बन से बचने वाला कार्बन होता है जो कि बाद में वायुमंडल में रिलीज हो सकता है, उसको कैप्चर करके रिमूव करना और टिकाऊ यानी ड्यूरेबल कार्बन के तौर पर उसका इस्तेमाल करना। लास्ट R रीयूज है। इसमें कैप्चर किए गए कार्बन को कार्बन यूटिलाइजेशन तकनीकी के जरिए रीयूज किया जा सकता है। कार्बन यूटिलाइजेशन टेक्निक हमने अभी देखी थी। अब अगर हम बात करें कार्बन क्रेडिट की तो दरअसल कार्बन क्रेडिट एक परमिट होता है जो किसी कंपनी को दिया जाता है और उसमें एक सर्टेन अमाउंट में उसे
जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एमिशन की परमिशन दी जाती है और इसमें एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की परमिशन देता है। और इसमें जो कार्बन क्रेडिट है वो प्रदूषित करने वाली कंपनियों को एक निश्चित सीमा तक प्रदूषित करने की जो परमिशन है वो देता है। और अगर हम इन कार्बन क्रेडिट्स की बात करें तो ये बिक्री के योग्य होते हैं, यानी इन्हें बेचा जा सकता है, बेचा और ख़रीदा जा सकता है। तो जो ज़रूरतमंद जो कंपनीज़ या कंट्रीज़ होती हैं वो इन्हें ख़रीद लेती हैं। दरअसल इसमें क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में एमिशन की परमिशन होती है, तो अगर कोई कंट्री जो सर्टेन अमाउंट जो फिक्स किया गया है उससे कम एमिशन करती है तो उसके पास वो कार्बन क्रेडिट बच जाते हैं और वो उन्हें बेचकर उससे प्राप्त धन को अपने किसी भी कार्य में, परियोजनाओं आदि में उसे लगा सकती है। अब हम बात करें पेरिस समझौते की, यानी पेरिस एग्रीमेंट की, तो ये 2015 में अपनाया गया था और इसे 196 देशों ने अपनाया था। हालांकि बाद में अमेरिका इससे अलग हो गया, तो ये बाद में 195 रह गई कंट्रीज़ इसमें। और ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था ये समझौता और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना इसका उद्देश्य था। और इस समझौते के तहत प्रत्येक देश से, यानी जिन्होंने इसको अपनाया, प्रत्येक देश से 2020 के बाद के जलवायु कार्यों को रेखांकित और संप्रेषित करने का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC का अनुरोध किया गया। अब भारत के संदर्भ में अगर हम इसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC को देखें तो भारत ने जो तय किया है इसका एक स्वस्थ और स्थायी जीवन शैली को आगे बढ़ाना, जलवायु अनुकूल स्वच्छ आर्थिक विकास, 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के 33 से 35% तक कम करना, यानी 2005 के 33 से 35% तक कम करना। इसके अलावा 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा संसाधन से लगभग 40% संचयी बिजली स्थापित करने की क्षमता हासिल करना। नॉन फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? पेट्रोलियम, गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। और इसके अलावा 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना वगैरह, ये भारत का इसमें योगदान है। अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, G20 में सभी खाड़ी देश शामिल है। कथन 2, भारत 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन या दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।